ठीक है, तो ये हमने कुछ पास्ट के क्वेश्चन उस दिन ट्राई किए थे और फिर हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर पढ़ा था। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है। हमने रिमूवेबल सिर्फ इसीलिए पढ़ा था क्योंकि इररिमूवेबल से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो फालतू के पढ़ के कोई फायदा है नहीं। ठीक है सर, आप दो बता थे इसका एग्जांपल, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सर दोनों रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का ही एग्जांपल है ना? हाँ, दोनों रिमूवल है। मिसिंग पॉइंट में क्या होता है निधि कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं पता रहती, तो उसको मिसिंग पॉइंट बता दिया गया है। आइसोलेटेड में क्या होता है कि जैसे ग्राफ पे चाहिए होता है आपको, जहां पे मतलब लिमिट की वैल्यू आई है मान लो 5 और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 7, तो वो जो 7 वाला जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड, इसलिए ये नाम रखा गया आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ था ना कि आपको यहाँ पे ओपन सर्कल है और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ए पे डिफाइंड इधर है, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट होता है। दोनों ही आपके उसके केस होते हैं। ठीक है, इन जनरल मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि कभी पूछा ही नहीं है कि मिसिंग पॉइंट होता है या आइसोलेटेड होता है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि फिर वो नॉन रिमूवल पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। नॉन रिमूवल क्या होता है, तो जहां पे लिमिट आपको पता है कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करने का या कंटिन्यूअस नहीं होने के 3 ही केसेस हो सकते हैं। पहला, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा, लिमिट डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे, और तीसरा, लिमिट डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है लेकिन सेम नहीं है, राइट। तो जो सेकंड केस होता है ना जहां पे लिमिट डिफाइन नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि हम थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर देते हैं फंक्शन की वैल्यू का, फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं, तो हमारा वो कंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पे। ठीक है, इसके ऊपर मेनली एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है जो हमने देख लिया था, इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। एंड इसी के साथ हमने क्लास को लाइक ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते थे कि लाइक यहाँ पे दिस इज टाइप ऑफ अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया था π/4 पे के लेके, तो हमको बस ये पूछा था कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोगों ने मेनली जो पूरा अच्छे से समझा कि कंटिन्यूटी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मोटा मोटी अगर देखोगे तो सिर्फ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, यही दो चीजें आपने सीखी हैं। बाकी सॉल्व करने के तरीके में कुछ भी चेंज नहीं आया है, सब कुछ सेम चल रहा है जैसे सीखे थे हम लोग कहाँ पे, लिमिट्स में, राइट। तो इसीलिए लिमिट जब अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे तो कंटिन्यूटी में आपको इन जनरल इशू नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी में हल्का फुल्का इशू हो सकता है, बट कंटिन्यूटी में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो बची हुई थी कंटिन्यूटी के अंदर, वो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। बट अगेन आज की क्लास का स्टार्टिंग कुछ पार्ट है जो कि बुक्स वगैरह में प्रेजेंट रहता है, IMVT कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो उसको बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बट इन जनरल उसके ऊपर भी अगर हम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट में मैंने रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन वाले जो फंक्शंस होंगे उनका GIF, उनका कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वहां पे आपके गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसमें जनरली अगर गाइस एक छोटा सा डिस्कशन करूं, ये सिद्धांत कंटिन्यूटी चैप्टर छोटा है, ठीक है, स्पेशली अगर आपको लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो देखिए गाइस, अगर हम एकदम नॉर्मल तरीके से बात करें, अभी लेट्स से देयर इज अ फंक्शन, लेट्स से देयर इज अ फंक्शन फॉर एनी फंक्शन, ठीक है, fx ही मान लो, विच इज कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्लास में, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का मतलब हुआ कि वो a से b ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होगा, a पे भी कंटिन्यूअस है और b पे भी कंटिन्यूअस है। अब a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, तो आप वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, तो उस पॉइंट पे
फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट अगर सेम होता है तो वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली बी पॉइंट इज द राइट मोस्ट पॉइंट, है ना, इंटरवल का राइट मोस्ट पॉइंट है, मतलब उसके राइट में ग्राफ नहीं होने वाली, तो आप उस केस में बी पे राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते। तो बी पे अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना होता था तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू देखते थे, अगर दोनों सेम है तो मेरा फंक्शन वहां पे कंटिन्यूस हो जाता था, राइट। तो जब कोई फंक्शन ए से बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है ना, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आई थिंक एवरीवन विल एग्री, जैसे देन देयर आर certain points which exist, जैसे सबसे पहले the function will have a minimum value, let's say small m दे देते हैं, and maximum value कैपिटल M, ठीक है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो a से लेके b तक कंटिन्यूस है। अब गाइस a से लेके b तक कंटिन्यूस होने का मतलब है वो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है ना, ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा तो डेफिनेटली वहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू भी होने वाली है और एक मिनिमम वैल्यू भी होने वाली है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें रेंज का, रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू a से b, तो अगर हमारा जो इनपुट है x जो है वो अगर a से b के बीच का जा रहा है तो हमारा रेंज उस हिसाब से, अगर हम फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो रेंज हो जाएगा हमारा स्मॉल m से कैपिटल M क्लोज ब्रैकेट, है कि नहीं, बिकॉज ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो हमारा जो रेंज आने वाला है इस केस में वो मेरा स्मॉल m से लेके कैपिटल M के बीच में होने वाला है। अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली थोड़ा समझे, इस स्टेटमेंट को समझोगे ग्राफिकली ज्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स से ठीक है, तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस खाली ड्रॉ किया हुआ था और यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है, दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी, ठीक है। तो अब अगर मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं कि मैंने अपने फंक्शन को कंटिन्यूस किया हुआ है ए से बी तक, तो इसका मतलब है ए से बी क्लोज ब्रैकेट गाइस, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन इस बीच में हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होगा। तो हर एक पॉइंट पे डिफाइन होगा तो ग्राफ कैसा बन सकता था, हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो, यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन के ऊपर आपको एक फील्ड सर्कल डेफिनेटली मिलेगा और सिमिलरली बी वाले लाइन के ऊपर भी आपको एक फील्ड सर्कल डेफिनेटली मिलेगा। तो हो सकता था आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अभी अगर हम इसी ग्राफ के बेसिस पे देखें तो क्या ये मेरा कंटिन्यूस ग्राफ है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही साथ ए पॉइंट पे भी मेरा फंक्शन डिफाइंड है और बी पॉइंट पे भी मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो वो जो प्रॉपर ऊपर जो बोला गया था कि माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी क्लोज ब्रैकेट, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली फिट बैठ रहा है। अच्छा, अब अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इजीली बता सकते हो। जैसे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और मेरा मिनिमम वैल्यू कहीं पे यहाँ लाइक कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ। हो सकता था कि एक और केस ले लेते हैं,
हो सकता था ग्राफ का शेप ये हो, ठीक है। तो इवन इस केस में भी अगर आप देखोगे तो हमें कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा और साथ ही साथ ए पे भी क्लोज फिल्ड सर्कल है और बी पे भी फिल्ड सर्कल है। दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। तो उस हिसाब से गाइस यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन होगा। यहाँ पे कह सकते हो कि शायद दिस वाज द पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 बार रीच कर गया। मान लीजिए कि ये था 5 वाला पॉइंट, तो यहाँ पे भी 5 आया, ठीक है। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, ठीक है। मिनिमम कहाँ पे था, हो सकता था दिस इज माय मिनिमम, लेट्स से -2, तो यहाँ पे भी -2 हो गया, यहाँ पे भी -2 हो गया और यहाँ पे भी -2 हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मैक्सिमम विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, मिनिमम विल डेफिनेटली एग्जिस्ट। हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पे आ रहे हो सकता है मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पे आ रहे हो, लेकिन आएंगे जरूर। मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों डिफाइन रहने वाले हैं, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन क्या है, इट शुड बी एन ओपन सर्कल, अगर सॉरी इट शुड बी अ क्लोज्ड इंटरवल, ए से भी क्लोज्ड इंटरवल। अगर वो एक ओपन इंटरवल होता है तो फिर आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तब शायद वो मैक्सिमम वहां पे लाई करेगा, शायद वहां पे मैक्सिमम लाई नहीं करेगा। दैट विल बी समथिंग जो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। गेटिंग दिस? यस आदर्श। सर अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट एक से ज्यादा है, हाँ, और सर किस वो मैक्सिमम पॉइंट का सर फंक्शन पूछे और सर फंक्शन अलग अलग है, तो सर किसको कंसिडर करेंगे? फिर से पूछो, फिर से पूछो। सर जैसे पहला ग्राफ में सर मैक्सिमम का अलग फंक्शन है और इसका अलग हाँ, अलग। है। हाँ। और सर अगर यहीं पे मैक्सिमम 2 पॉइंट हो जाते हैं और सर मैक्सिमम का फंक्शन कंसीडर करने को बोलता है, तो सर किसको करते हैं? दोनों पॉइंट ना, आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको मैक्सिमम के लिए एक ही पॉइंट कंसीडर करना है। अब जैसे साइन का ही केस ले लो ना, साइन एक्स का ग्राफ ले लो। साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1 है। अब वो -1 तो बहुत सारे पॉइंट्स पे होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे -1 होता है और इनफाइनाइट पॉइंट्स पे +1 भी होता है। तो वहां पे क्या करोगे, कोई वैल्यू थोड़ी देना। तब आपसे अगर मिनिमम मैक्सिमम की बात होगी तो आपको देखना है कहाँ कहाँ पे मिनिमम लाई कर रहा है। अब हो सकता है कि ग्राफ का शेप ही ऐसा हो कि सिर्फ एक ही जगह पे मिनिमम हो रहा हो, एक ग्राफ का शेप ऐसा होगा जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम बन रहे हैं। आपको सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आनंद पूछ रहे हैं कि सर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो, उस केस में भी आनंद अगर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन दे देता हूं, आपका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या हो सकता है, या तो आपने इसको ऐसा रखा होगा, हो सकता है, या फिर हो सकता था आपने पैरेलल रखा हो, यही होगा ना, या हो सकता था आपने उसको परपेंडिकुलर रखा हो, यही पॉसिबिलिटीज है। तो इन ऑल द केसेस यू विल हैव अ मिनिमम एंड मैक्सिमम। दिख रहा है कि नहीं? जैसे रेड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ग्रीन वाले के लिए इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम आपका दोनों सेम रहेगा। थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो रहा है, अगर ये पैरेलल होता तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वो होता। अब वो तो वैसा हो गया ना, क्या कहते हैं, फिर तो ये क्लोज इंटरवल वाली बात यहाँ क्या होगी कि ये जो फंक्शन है, हम तो ऑब्वियसली जब ये बात करें एक क्लोज इंटरवल में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन तो एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम होगा, ठीक है। और अगर ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है तो यहाँ पे भी मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन होने वाला है, ठीक है। सिद्धांत पूछ रहा है मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस सिद्धांत, वो ग्रीन कलर वाली लाइन वही है ना, ग्रीन कलर वाली लाइन वही है, ठीक है। वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। ये जो ग्रीन कलर वाली अगर लाइन का हम इक्वेशन की बात करें तो दिस विल बी समथिंग लाइक y इज इक्वल टू k, है ना, y इज इक्वल टू k हो गया। राघवेंद्र, परपेंडिकुलर वाले में क्या है, परपेंडिकुलर फंक्शन डिफाइन नहीं है। यस यस यस, ये वाला क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड।
because for same input, of x, जो भी हम इनपुट करेंगे ना x में, you will get multiple outputs, इनफाइनाइट आउटपुट से इनफैक्ट। यहाँ तो इनफैक्ट अगर आपको पता होगा कि कोई फंक्शन को टेस्ट करना होता था ग्राफिकली, तो वहां पे एक वर्टिकल लाइन टेस्ट था जो हमने बात कभी जो फंक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि हमको चेक करना है कि कोई ग्राफ जो दिया हुआ है वो एक फंक्शन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। आपने एक वर्टिकल लाइन बनाया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर वो परपेंडिकुलर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वहां पे हमको पता चल जाएगा कि वो जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है, मल्टीपल आउटपुट्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया अपना। ओहो, अरे यार ये गलती से इरेज पे क्लिक हो गया, बड़े सब रफ हो गया। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट मतलब बीच, राइट? तो और किसी चीज की वैल्यू की बात हो रही है, तो अगर स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। A function f which is continuous in a to b possesses the following properties। कोई भी अगर एक फंक्शन है f जो कि a से b पे कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आएगा। सबसे पहला क्या है, if fa and fb possesses opposite sign, अगर a पे फंक्शन का वैल्यू एंड b पे फंक्शन का वैल्यू ऑपोजिट साइंस रखता है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, मेनली एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। देन देयर एग्जिस्ट at least one solution of the equation fx is equal to 0 in the open interval a to b। ठीक है, ये किस तरीके की बात हो रही है गाइस? सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ग्राफ कहीं ना कहीं, उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, राइट? एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो आप इमेजिन करो कि अगर हमने ये एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे A है और लेट्स से यहाँ पे B पे, ठीक है, दिस इज माय A पॉइंट एंड दिस इज माय B पॉइंट। तो अब A पे हमने फंक्शन का जो वैल्यू देखा, A पे फंक्शन की जो वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा, राइट? दिस विल बी माय f of A एंड दिस विल बी माय f of B। तो गाइस इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर f of A एंड f of B दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, दोनों के ऑपोजिट साइंस है, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, दूसरा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो फिर A से B पे जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे, मतलब उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे, तो डेफिनेटली एक पॉइंट तो आएगा कम से कम जहां पे आप एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे होगे। नेगेटिव से तभी ना पॉजिटिव में जाओगे जब आप एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे होगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि अगर f ऑफ a, ध्यान रखिएगा हम किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उनके एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर f ऑफ a एंड f ऑफ b कंडीशन है, ठीक है, दिस इज अ कंडीशन इफ, अगर ये नहीं होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप ये चीज नहीं कह सकते हो। लेकिन इफ f ऑफ a एंड f ऑफ b possesses opposite sign, then there will definitely exist at least one solution जहां पे आपका f of x is equal to 0 होगा, जहां पे आपकी फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 का मतलब वो पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो पॉइंट जो होगा वो a से b ओपन इंटरवल में लाई करेगा, a से b ओपन इंटरवल में लाई करेगा। द कंडीशन इज f of a एंड f of b should possess opposite sign। अगर ये ऑपोजिट साइन पोजेस नहीं करते हैं, अगर ये ऑपोजिट साइन पोजेस नहीं करते तो ये सिचुएशन बन सकता है, हो सकता था कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसे ही निकल गया, ठीक है, यहां पे हमने ये मेरा पॉइंट ए पे, ये मेरा बी हो गया, ठीक है,
तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल था कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल पॉसिबल था कि हमारा जो ग्राफ है वो, क्योंकि ए पे भी हमारा पॉजिटिव है और बी पे भी हमारा पॉजिटिव है, तो आप फिर नहीं कह सकते कि डेफिनेटली वहां पे सॉल्यूशन लाई करेगा। जैसे अगर सिर्फ इसी ग्राफ को देख लो, तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। तो क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा किसी भी पॉइंट के लिए? नहीं होगा। हाँ, लेकिन इट डजंट मीन कि दिस विल ऑलवेज बी द केस। अगर हमेशा ऐसा केस होता तो हम बोल देते। ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ ऐसे निकला हो, है ना? ये भी पॉसिबल था। ये भी अपना ए और बी वाला केस हो गया। तो फाइनली ये दोनों में आप आंसर कर पाएंगे, दोनों का शेप सेम है, दोनों में आपका एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी सेम साइन कंटेन कर, सेम साइन। मैं ये नहीं मीन कर रहा हूं कि वो इक्वल होंगे, वो ग्राफ में भी दिख रहा है कि वो इक्वल होंगे, बट हो सकता था थोड़ा ऊपर नीचे हो, ठीक है? बट they both are positive, so if they both are positive then you cannot say कि उनके बीच में एक पॉइंट लाई करेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी, ठीक है? वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिर एग्जिस्ट नहीं करने वाला। मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों केस होगा। आनंद, यस, थर्ड वाले में 2 टाइम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऐसे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, ठीक है? मेरा पॉइंट ये है कि ये जो डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसका सबसे पहले ऊपर लिखा क्या है? थ्योरम का कंडीशन क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शन f which is continuous in a to b possesses the following properties। तो अगर वो कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है ना क्लोज ब्रैकेट a to b में, तो हम इसके बारे में बात ही वहां पे नहीं करेंगे, राइट? आदर्श पूछ रहा है कि सर वन बेसिक डाउट, सर आप क्या सोच रहे हैं, ग्राफ तो कर्व में बना रहे हैं, सर वो स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वहां पे फिर राइट नाउ एक यू आर टॉकिंग अबाउट अ वन पर्टिकुलर सिनेरियो ना, जो लीनियर वगैरह हो गए, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल। तो जनरली ग्राफ तो थोड़ा सा कर्व होता ही है, तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज सीख रहे हो तो वहां पे भी वो एप्लीकेबल होगा ही होगा। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन वाला ही अगर आप देखोगे, स्ट्रेट लाइन में अगर आपके दोनों एंड पॉइंट्स, ठीक है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, दोनों अगर पॉजिटिव रह गए, दोनों पॉजिटिव रह गए, तो डू आई नीड टू इवन एक्सप्लेन दैट? वो तो बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि ओके, अगर आपका ये एक्स एक्सिस है और आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों के दोनों अगर ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ये हो गया मेरा एफ ऑफ ए और ये हो गया मेरा एफ ऑफ बी, दोनों के दोनों अगर मेरे ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा, राइट? चलिए सर। यस शिवम। सर अभी आप बता रहे थे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में 0 एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ, तो सर कैसे कर सकता है, नहीं समझ में आया। मतलब नहीं कर सकता ये तो आ रहा है, लेकिन कैसे कर सकता है ये नहीं पता। इस केस में कह रहे हो? इस केस में कह रहे हो? सर अभी आप बता दिए, इसमें नहीं, यहाँ पे नो सर, सेकंड वाले में नहीं, यहाँ तो क्लियरली है ना कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? या सॉल्यूशन कह लो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों में अगर केस देखोगे तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो है दोनों सेम साइन एग्जिस्ट, दोनों में सेम साइन है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जब दोनों में साइन सेम हो रहा है, तब आप ये नहीं पॉइंट पे आ सकते कि उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट कह रहा है शिवम की एफ ऑफ एंड एफ ऑफ बी इफ दे पोजेस ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि एक एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो वहां पे अगर आप जब ग्राफ को ज्वाइन करोगे, एक एक्स एक्सिस के नीचे एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर आप पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आप एक्स एक्सिस को क्रॉस करोगे ना, और जहां पे क्रॉस किया तो उस पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में क्या है कि इस केस में ये कह नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दोनों पॉइंट कहां पे, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे होंगे। तो हो सकता है कि जब आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो ग्राफ के डेफिनेशन के हिसाब से, तो शायद वो एक्स एक्सिस को कट करे या शायद वो ना करे। जैसे एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया जहां पे वो कट नहीं कर रहा, और दूसरा डायग्राम है जहां पे वो कट कर रहा है। गेटिंग दिस? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मतलब ये वाली बात, इन सारे केसेस के ऊपर कभी हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये फिर वो अपना जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। क्या कंडीशन? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी शुड पोजेस ऑपोजिट साइन, ठीक है? नेक्स्ट फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इफ k इज एनी रियल नंबर बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। अच्छा, एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा?
आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। एफ ऑफ b का मतलब क्या होगा, आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू b। तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई रियल नंबर k आ रहा है, तो और वो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, वो फंक्शन a से b में कंटिन्यूअस दिया हुआ है, देन देयर विल एटलीस्ट एग्जिस्ट वन सॉल्यूशन जहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू k होगा। आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट वाला जो है दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले का एक पर्टिकुलर केस है, सेकंड वाला आपका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कि अगर आप जैसे कि यही इसी ग्राफ को देख लीजिए, ठीक है, और मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, दिस पॉइंट इज 5 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज -2। तो अभी हमको ये दिख रहा है इस ग्राफ के बेसिस पे कि मेरा एफ ऑफ ए का वैल्यू है -2 और एफ ऑफ बी का वैल्यू है 5। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरा एफ ऑफ ए का वैल्यू है -2 और एफ ऑफ बी का वैल्यू है 5। तो इस केस में इनके बीच में रियल नंबर्स क्या क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे ना, -2 से 5 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। ये सारे पॉइंट्स पे, ये सारे आउटपुट के लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट डेफिनेटली मिलेगा। जैसे हो सकता था कि ये वाला पॉइंट पे आपको वो मिल जाए, 2 मिल जाए, ठीक है। हो सकता था इस वाले पॉइंट पे आपको आउटपुट -1 मिल जाए, ठीक है। तो सेकेंड वाला पॉइंट सिर्फ इतना कह रहा है, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए ग्राफ को भूल जाओ, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर एक फंक्शन का आउटपुट में एफ ऑफ ए की वैल्यू है लेट्स से -2 और एफ ऑफ बी की वैल्यू है लेट्स से 5, तो -2 से 5 के बीच में कोई भी रियल नंबर उठाओगे ना, अगर आप वो एज आउटपुट चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली वहां पे इनपुट प्रेजेंट होगा। कंडीशन, इट शुड बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इट शुड बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसका ग्राफ, इसके लिए मैंने यहाँ पे केसेस रखे हुए हैं। जैसे इसे देख लीजिए, ये अपना ग्राफ हो गया किसी फंक्शन का, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी पे ही डिफाइंड है, मतलब इट इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। तो आप इसके बाद के ग्राफ को इग्नोर कर सकते हो। अब अगर इस बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट उठाते हो, ठीक है, दिस इज माई, ये मेरा a पे आउटपुट है, तो दिस पॉइंट इज, यू कैन से a कॉमा एफ ऑफ ए एंड दिस पॉइंट इज माई b कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। तो y एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो y एक्सिस पे हमारा एक रेंज आ रहा है ना, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी का, ठीक है। अब एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स के लिए आपको एक आउटपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा x एक्सिस के ऊपर। जैसे यहाँ पे रखा है c, तो c पॉइंट से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो ग्राफ को कट कर रही है। ग्राफ को जहां भी कट किया वहां से फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस के ऊपर। तो जो भी पॉइंट आएगा ये हमसे ये पता चल जाएगा कि ये फिर क्या है, दिस इज x0 कॉमा c। तो आप ये कह सकते हो कि हमको c आउटपुट कब मिलेगा, जब हमने इनपुट दिया है x0। हो सकता था कि और भी अलग अलग केसेस हो, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे दिस वाज 2, ये वैल्यू थी 2, ये वैल्यू थी लेट्स से 4, ठीक है, और ये था अपना 3। अब मान लो आप 2.5 के बारे में जानना चाहते हो कि आपको 2.5 आउटपुट मिलेगा, तो मिलेगा तो किस पॉइंट पे मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ग्राफिकली अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में कहीं पे 2.5 यहाँ लाई करेगा, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, मतलब पहले पैरेलल लाइन ड्रॉप करोगे, वो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस को ग्राफ को जहां भी कट करेगी, फिर वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो पॉइंट निकल कर आएगा, दिस विल बी द पॉइंट जहां पे आपको आउटपुट 2.5 मिलने वाला है, ठीक है। नहीं, आदर्श हम लोग ग्राफ में एक्स एक्सिस पे इनपुट रखते हैं, वाई एक्सिस पे आउटपुट रखते हैं ना। आप देखो वो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, आउटपुट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a। एफ बी क्या हुआ, आउटपुट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू b। तो c क्या होगा, c इज बेसिकली कोई आउटपुट, आपके फंक्शन का आउटपुट है। तो आप बस इतना जानना चाहते हो कि क्या उसके लिए कोई पॉइंट होगा, तो इट विल ऑलवेज बी देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर, बट द कंडीशन इज इट शुड बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर वो कंटीन्यूअस नहीं होता है तो फिर ये ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप देखो सेकेंड पॉइंट, तो सिर्फ वो इतना कह रहा है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी रियल नंबर उठाते हो के, तो उसके लिए कम से कम आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा x where f of x is equal to k, ठीक है, and the point will lie in the open interval a to b। अगर आप अब फर्स्ट पॉइंट को देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट तो सिर्फ एक जनरल केस की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है कि वो जीरो कहाँ पे होगा,
और ये आपको सारे वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहे हैं। गेटिंग दिस? कोई डाउट है किसी के मन में? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? आकाश पूछा सर बट इस ग्राफ में तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू चेंज हो रहा है। यार ऑब्वियस सी बात है, एफ ऑफ ए तो और एफ ऑफ बी से क्या लेना देना? आपको तो ये देखना है कि हम जो नंबर चूज कर रहे हैं वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होना चाहिए। आकाश आप जो चीज पूछ रहे हो, अगर वो चेंज नहीं होता, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम उसके बीच के नंबर का पॉइंट क्या ही निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला केस देखिए, इस वाले केस में क्या है, ये आपका ए पॉइंट, ठीक है, तो ग्राफ यहां से और ये आपका बी पॉइंट यहां तक, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम अगर आप वाई एक्सिस पे देखते हो तो वाई एक्सिस पे हमारा ये इनपुट है 0, सॉरी वाई एक्सिस पे हमारा ये आउटपुट 0 दिख रहा है, एफ ऑफ ए, ये रहा एफ ऑफ ए, ये 0 हो गया, ये एफ ऑफ बी हो गया। ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट मेरा बी है और इसके लिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट मेरा ए है। तो अब हम एक्स एक्सिस पे ए से बी के बीच में, आप देखो एक्स एक्सिस में ए से बी के बीच में और वाई एक्सिस में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा था, ये डेफिनेशन कह रहा था कि अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का कोई भी पॉइंट उठाते हो, जैसे यहाँ पे कौन सा पॉइंट उठाया गया सी, ये उसी के वाई एक्सिस पे उसी के बीच में आ रहा है ना, तो अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इसके लिए आपके पॉइंट्स जानना चाहते हो, पॉइंट्स जानना चाहते हो कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनानी है वाई एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है, वो जहां जहां पे कट करेगा वहां से आप पॉइंट्स जो पॉइंट मिलेंगे ग्राफ के ऊपर, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर और वहां से आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमको इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमको देखने को मिल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी व्हेन x इज इक्वल टू, क्या कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, x1 दिखा, x2 दिखा, x3 दिखा। ठीक है, तो x1 x2 x3 इन तीनों पॉइंट्स पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है c। इस केस में क्या था, f of x इज इक्वल टू c कब मिल रहा था, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा था, व्हेन x इज इक्वल टू x0। ठीक है, आकाश आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, अनम्यूट करके पूछो। ओके, जस्ट एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। सिर्फ अभी जो हमने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसके बेसिस पे बता सकते हैं। क्या इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे? आप ये करो ना, पहले आप इस फंक्शन की वैल्यू देख लो अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक तरीके से। जैसे अगर हम नॉर्मली अगर बात करें, एफ ऑफ एक्स मान लो ये है 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1
into x minus 2 plus 4 times of x minus 1 x plus 1 into x minus 4। अब हम क्या करें, मान लो आपने सबसे पहले कौन सा सबसे यहाँ पे पॉइंट कौन सा देख सकते हैं, इसे ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1। तो अगर हम f ऑफ -1 सबसे पहले कैलकुलेट करें तो यहाँ क्या दिख रहा है, दिस वैल्यू विल बी 0। और अगर आप यहाँ रखते हो तो -1 -2 दिस इज -2 और यहाँ पे -3, तो बेसिकली वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें f ऑफ 1, अब 1 रखते हो तो पहला टर्म खत्म हो गया, दूसरा टर्म में क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम f ऑफ 2 देखते हैं हम, तो f ऑफ 2 देखोगे तो पहला टर्म खत्म है, दूसरा टर्म अभी भी नेगेटिव होने वाला है। और अब अगर हम f ऑफ 3 देखते हैं, सॉरी f ऑफ 4 देखते हैं, f ऑफ 4 पे क्या दिख रहा है हमें कि सेकेंड टर्म खत्म और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 4 - 1, ये पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आई थिंक अभी इट्स वेरी क्लियर ना, अगर इसका ग्राफ, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, देखो गाइस इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई करते तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता ना। तो इफ आई जस्ट कंसीडर द पॉइंट्स 1 2 3 4, कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, -1 1 2 4। ये तो थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का भी फंडा लगा देते हैं। क्लियरली देखोगे -1 पे पॉजिटिव है और 1 पे नेगेटिव है, इट मींस ग्राफ कुछ ऐसा होगा। उसके बाद 2 पे नेगेटिव है और 4 पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा निकल जाएगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव गाइस, -1 से 1, -1 से 1 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे गया होगा। और फिर 1 से लेके 2 तक में नेगेटिव ही है तो नीचे ही लाइक किया, और फिर 2 से लेके 4 नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो ऊपर चढ़ गया। तो फाइनली हमको यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं मिल रहे हैं क्या, यहाँ पे और यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे वही चीज रखा हुआ है। अच्छा, नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है यार। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन a to b, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया वहां पे। जो मिनिमम मैक्सिमम की बात की थी ना, वही उसी को एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहते हैं, कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b पे, देन f टेक्स ऑन एटलीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड अ ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल M ऑन दिस इंटरवल। तो स्मॉल m जो है वो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और कैपिटल M जो हो जाएगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया। फर्स्ट केस में देख सकते हो द मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट पे, ठीक है, ऑकर्स एट x = c, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा ऑकर्स एट x = d, और आपका c और d जो है दोनों के दोनों a से b ओपन इंटरवल के बीच में ही लाई करेंगे। सेकंड केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ग्राफ को देखकर बताओ क्या ये कंटिन्यूअस होगा। अभी तो कोई ब्रेक वगैरह नहीं दिख रहा ना, कोई जंप वगैरह नहीं दिख रहा, कोई ओपन सर्कल नहीं दिख रहा, सो द ग्राफ इज कंटिन्यूअस फ्रॉम a to b। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ दिखा रहा है, ग्राफ से देख सकते हो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है और मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे लाइक कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसका कहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, ए पे ही एग्जिस्ट कर गया। हो सकता है मिनिमम वैल्यू आपका ए पे ही एग्जिस्ट कर गया और मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट अभी दिया नहीं है। मान लो दिस पॉइंट इज सी, एग्जाम्पल के तौर पर दिस पॉइंट इज सी, तो ये पॉइंट सी आपका कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, ए से बी के बीच में लाइक कर रहा है। तो वही जो मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज बोली थी मैंने, वही अपना राघवेंद्र, जब ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो आपको तो ये मान के चलना होगा ना कि वो अभी ओपन नहीं है। जैसे मान लो कि अगर इसको ओपन शो करना होता तो यहाँ पे एक छोटा सा ओपन सर्कल बना देता। जब तक वो छोटा सा ओपन सर्कल नहीं बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे तो यही कंसीडर करेंगे ना कि इट्स फील्ड, मतलब, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे तो ग्राफ में कहीं ब्रेक वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, वो पूछ रहे थे कि ओपन इंटरवल क्यों नहीं,
सर मेरे कहने का मतलब था ना, जो सी और डी पॉइंट है उसको ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में ही क्यों, क्लोज इंटरवल ए टू बी क्यों नहीं कहते? देखो आपका दोनों, अगर दोनों फंक्शन ए से लेके बी तक, ठीक है, दोनों फंक्शन सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम ना, दोनों आपके एंड पॉइंट्स पे लाई नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक ही लाई करेगा। अगर आपका ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों उसी पे लाई कर गए, एक मिनट, ओके, आप पूछ रहे हो कि ओपन इंटरवल क्यों लिखा हुआ है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो बोल दिया ना कि f takes on at least one value of m and m on this interval। सर वहाँ पे नीचे लिखा है ना m occurs at x is equal to dc और d belongs to a to b। नहीं, वो इस केस में बता रहे हैं, इस डायग्राम के लिए बता रहे हैं। अल्टीमेटली वो पॉइंट जो होगा वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। जो समझना है वो ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट आपके इंटरवल में बिलोंग करेगा, इंटरवल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो इंटरवल के अंदर आएगा। हो सकता है वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हो, या हो सकता है वो इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट हो, ये समझो, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए तो ये केस हो गया जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरवल के अंदर थे, एंड पॉइंट्स नहीं थे, और यहाँ पे आपका मिनिमम किस पे लाई कर गया? आपका मिनिमम एंड पॉइंट पे, एक एंड पॉइंट पे लाई कर गया, मैक्सिमम ऊपर लाई कर रहा है। पॉसिबल था कि, और मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेम तो होंगे नहीं, अगर दोनों हो गए तो फिर वो एक मतलब यहाँ पे फिर वो स्टेटमेंट नहीं बैठेगा। तो आपको कम से कम एक चीज तो यहाँ पे वो हो सकती है, इसमें मिलेगी, मतलब एंड पॉइंट्स में मिल सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर मिनिमम मैक्सिमम वाला वर्ड जस्टिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैक्सिमम कहाँ पे ऑकर कर रहा है? इट इज ऑकरिंग समवेयर इनसाइड द इंटरवल। अच्छा, अब ये वाला केस क्या है? यहाँ पे देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c, व्हाई? बिकॉज वहां पे जो आपका लिमिट है वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। सिद्धांत पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एंड पॉइंट्स पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सिद्धांत। मैंने स्टार्टिंग में जो स्ट्रेट लाइन वाला जो डायग्राम बनाया था, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एंड पॉइंट्स पे था। इवन ये डायग्राम को देखो, इस डायग्राम पे भी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एंड पॉइंट्स पे था, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे there is a discontinuity at x is equal to c, the function has a minimum value। अगर आप देखोगे तो इस फंक्शन का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लाई कर रहा है at x is equal to a, but the function has no maximum value। इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना एक तरीके से, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। नाउ अब आते हैं थोड़ा सा मेन पार्ट पे। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, चांसेस है कि लोग यहाँ पे गलती कर जाएंगे। सो कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मेनली हम डिस्कस करेंगे GIF एंड सिग्नम फंक्शन, ठीक है। GIF आपको ऑलरेडी पता है कि इनपुट जैसा भी जाए आउटपुट इंटीजर निकल कर आता है, राइट। सो अब f of x हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे इंटीग्रल पॉइंट्स में हमारा जो GIF होता है उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। जैसे अगर हम एक फंक्शन लिख दे fx इज इक्वल टू GIF of x, और अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 2 पूछ लिया, या कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट पूछ लिया, ठीक है, कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट, तो वहां पे आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। हमेशा इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट में एक का गैप आता है। तो हमारा जो GIF of x है ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब सिमिलरली मान लीजिए कि ये बॉक्स के अंदर सिंपल x की जगह पे कोई एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है x का, सिंपल x की जगह पे कोई एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है x का, हो सकता है साइन लिखा हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया या एल्जेब्रिक हो गया, पॉलिनोमियल, कुछ भी एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, तो वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो सिमिलरली fx इज इक्वल टू gx का GIF इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन अंदर वाली चीज एक इंटीजर होगी, बट दिस इज ट्रू ओनली व्हेन gx इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि आप जैसे जैसे x की वैल्यूज को बढ़ा रहे हो आपका फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि धीरे धीरे आपका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ जाते रहेगा या धीरे धीरे आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाते रहेगा। उनको कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉक्स के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब वो एक इंटीजर हो, लेकिन
कंडीशन इतनी है कि इट हैज टू बी अ मोनोटोनिक फंक्शन, फंक्शन या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहना चाहिए या डिक्रीज करते रहना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला फंक्शन लिए हुए हैं रूट एक्स का जीआईएफ। अब आप सोचो कि रूट एक्स का जीआईएफ डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, तो आपको ये देखना है कि रूट एक्स इंटीजर कहाँ होगा, रूट एक्स इंटीजर कहाँ पे होगा। तो अब जैसे एक्स की वैल्यू 0 रखती तो 0 पे अपना वो 0 रहेगा, 1 पे अपना ये इंटीजर आएगा, 4 पे इंटीजर आएगा, 9 पे इंटीजर आएगा, तो ये इन सारे पॉइंट्स पे अपना डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फॉर फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन रूट एक्स इज एन इंटीजर, और इसका ग्राफ भी जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो कर्व दिख रहा है, ये रूट एक्स का कर्व है। ठीक है, ये रूट एक्स का ग्राफ है। लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, अब जब इसमें जीआईएफ बना दिया ना तो ग्राफ में चेंज क्या होता है देखो। तो ग्राफ में चेंज क्या हुआ, कर्व स्केचिंग वगैरह अभी तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी आइडिया देखिए क्या है कि 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी अगर आप पॉइंट उठाते हो ना ग्राफ के ऊपर, उसका जीआईएफ कैलकुलेट होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आने वाली है ना। तो उसका आउटपुट यहाँ पे लाई करेगा। अब इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, यहां से ग्राफ का कोई भी हिस्सा उठाते हो तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आउटपुट ये जो दिख रहा है ना लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाई करेगा। बिकॉज ये इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। तो आप इस ग्राफ में से कोई भी पॉइंट उठाते हो और उसका जीआईएफ कैलकुलेट किया जाएगा तो उसका जीआईएफ का वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम यहां से लेके यहां तक कोई भी हिस्सा उठाते हैं ग्राफ का, यहां से लेके यहां तक कोई भी हिस्सा उठाते हैं ग्राफ का, तो हमारा उस फंक्शन का जीआईएफ क्या आएगा, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली लाइन, ये है। यहाँ पे हमारा y कितना है, 2 है। अच्छा, आप देख सकते हो ये ओपन सर्कल कहाँ पे बना हुआ है, ओपन सर्कल बना हुआ है जहाँ पे वो रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, जैसे कि 4 हो गया, जैसे कि 9 हो गया, क्योंकि वहां पे क्या होने वाला है, जब एग्जैक्टली 4 पे देखोगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और 2 एक इंटीग्रल पॉइंट है तो उसका जीआईएफ भी 2 रहने वाला है। 4 से थोड़ा ऊपर देखोगे, मान लो 4.1, उसका भी जीआईएफ का वैल्यू 2 ही रहेगा। लेकिन जैसे आप 4 से थोड़ा सा नीचे, लेट्स से 3.9, अगर आप उसका रूट देखोगे तो उसकी रूट की वैल्यू तो 2 से थोड़ी सी कम ही रहेगी ना, रूट 1.9 हो सकता, आउटपुट 1.9 हो सकता था, तो उसका जीआईएफ का वैल्यू कहाँ निकल जाएगा, सीधा जीआईएफ का वैल्यू 1 पे आ जाएगा। तो 2 से सीधा मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे सीधा इधर लेफ्ट में चला गया और उसके बाद ग्राफ ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन आइडिया ग्राफिकली टू अंडरस्टैंड ओके कि ये किस तरीके से काम करता है। कोई डाउट है यहाँ पे? सर मोनोटोनिक मतलब ये नहीं, या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब 0 भी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। मतलब आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे ना, देखो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग में अंतर ये है कि अब अगर आपने उस फंक्शन में एक वैल्यू डाला है, लेट्स से x1 इज ग्रेटर देन x2, एंड आपका फंक्शन का आउटपुट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इसके होता है तो हम उसको कहते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये होता है सिर्फ इंक्रीजिंग। लेकिन अगर जब हम x1 ग्रेटर देन x2 डाल रहे हैं और अगर हमारा उसके कारण उस पॉइंट पे जो फंक्शन का आउटपुट है वो इस पॉइंट पे फंक्शन के आउटपुट से ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर टॉपिक ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो वहां पे ये चीज वापस से आने वाली है। ये पूछ रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है कि सर एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल। सिद्धांत, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में -1/x² उठा लो। ठीक है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। आप जैसे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपका पूरा वैल्यू जो है ज्यादा नेगेटिव होते जाएगा। नहीं, -1/x² नहीं, वो तो इंक्रीज हो रहा है, -x², खाली -x² रख लो। अब आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हो x का, आपका फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा।
ग्राफ देख लेना, इसका ग्राफ उल्टा यू के फॉर्म में होगा ना, उल्टा यू के फॉर्म में, ठीक है। चलो और भी, चलो ट्राई करो, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। एट द फंक्शन दिस, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। एक GIF है इनटू साइन ऑफ x-2 है प्लस a टाइम्स cos ऑफ x-2 है, और वहां पे बता दिया है कि वो बॉक्स के अंदर क्या है, सो इट्स अ GIF एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 4 to 6, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यस सिद्धांत, सॉरी आदर्श, 1/x² को हम वो कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। मैंने -1/x² ले लिया था ना, धीरे धीरे बढ़ रहा था वो, डिनोमिनेटर छोटा होते जाएगा तो न्यूमरेटर बढ़ते जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, चाहिए तो। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन आएगा, ठीक है, याद है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में fx इंटू gx, अगर आपका fx कंटिन्यूस है, gx भी कंटिन्यूस है, तो fx इंटू gx भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। बट अब आपको देखना क्या है, हिंट इज, आप देखो कि यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये a एक कांस्टेंट है, तो जब आप एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो भी हमेशा वो कांस्टेंट ही कंटिन्यूस ही रहता है। तो पूरा का पूरा खेल किस पे आ गया, इस पे आ गया, राइट। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एंटायर फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम 4 to 6, तो ये फंक्शन 4 से 6 पे कंटिन्यूस है। और अगर ये 4 से 6 पे कंटिन्यूस है तो फिर वो बॉक्स वाली चीज को क्या होनी चाहिए, इसी पे तो पूरा खेल है। बॉक्स वाली चीज को क्या होना चाहिए, वहां पे ए के ऊपर ही आप देखोगे फिर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस,
यस दीप करेक्ट, सिद्धांत गलत है। राघवेंद्र करेक्ट। आनंद कुमार गलत है। गाइस कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा ना कि ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारा जो ये बॉक्स वाला जो फंक्शन है उसका आउटपुट क्या निकले, उसका आउटपुट निकलेगा 0। एग्जैक्टली मतलब ये तभी ये फंक्शन सिंस fx इज कंटिन्यूअस, क्योंकि अपना fx जो है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है इन 4 to 6, 4 से 6 इस इंटरवल में कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो देयरफॉर और साइन और कॉस तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो पूरा खेल उस बॉक्स वाले फंक्शन का है। अब आपको पता है कि बॉक्स वाले फंक्शन में दिक्कत क्या है, बॉक्स वाला जो फंक्शन है वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इट मींस x - 2 का क्यूब अपॉन a, इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, इस फंक्शन को होना पड़ेगा 0, राइट सिद्धांत करेक्ट, इसको होना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे आपको अगर ये 0 करना है तो आप देखो कि x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, x का वैल्यू 4 से 6 के बीच में जा रहा है, तो x - 2 का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, अगर x का वैल्यू 4 से 6 के बीच में जा रहा है तो अपना x - 2 जो होगा वो 4 - 2 हो गया 2 और 6 - 2 हो गया 4, इनके बीच में रहेगा। और फिर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब करोगे तो इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं। तो x - 2 का जो क्यूब होने वाला है वो 2 का क्यूब 8 एंड 4 का क्यूब 64, इसके बीच में लाई करेगा, राइट। तो अपना हमें ये पता चल गया कि जो ऊपर में जो अभी एक्सप्रेशन दिख रहा है x - 2 का क्यूब, उसकी वैल्यू 8 से 64 के बीच में जाएगी। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि a की वैल्यू अगर आप 8 से कम रखते हो, a की वैल्यू अगर आप 8 से कम रखते हो, मान लो आपने 5 रखा तो क्या होगा, न्यूमरेटर के अलग अलग वैल्यूज GIF अलग अलग कैलकुलेट होगा, GIF अलग अलग कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि ऊपर एक सिचुएशन बनेगा जहां पे आपका वैल्यू है 10, तो 10/5 2 हो जाएगा, ऊपर 15 बनेगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर 20 बनेगा तो 4 हो जाएगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी तो फिर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो नहीं पाएगा, है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस हो नहीं पाएगा। सो इंटीग्रल पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है। अब आप खुद ही से सोचो कि अगर आपको इंटीग्रल पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है, इवन इफ यू कीप 64, अगर आप a की वैल्यू 8 से 64 के बीच में रखते हो, 8 से 64 के बीच में रखते हो, मान लो आपने a की वैल्यू को 30 रखा, तो अब न्यूमरेटर कुछ केसेस के लिए 30 से कम है, कुछ केसेस के लिए 30 से ज्यादा है, और कुछ केस में एग्जैक्टली 30 भी निकल कर आएगा। तो वहां पे फिर से आपके अलग अलग आउटपुट निकल कर आएंगे फंक्शन का, है ना, अलग अलग मतलब लिमिट कैलकुलेट करोगे मान लो किसी पॉइंट पे, तो वहां पे लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि a की वैल्यू ऐसी डाले ताकि इसका जब भी लिमिट कैलकुलेट किया जाए वो चेंज ना हो, एक तरीके से, है ना, इसका जब भी लिमिट कैलकुलेट किया जाए चेंज ना हो। अब अगर आप वैल्यू 64 से बड़ा रखते हो, 64 से बड़ा रखने पे क्या होगा, न्यूमरेटर मैक्सिमम 64 जाएगा और न्यूमरेटर मैक्सिमम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय मान लो 64 से बड़ा 64.1 भी रखते हो तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगी, 1 से कम होने वाली है, और 1 से कम होगा तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, उसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। और हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो हमको ये GIF वाले पार्ट का आउटपुट को 0 करना था। तो इस लॉजिक से हमको पता चल जाएगा दैट a हैज टू बी ग्रेटर देन 64।
ग्रेटर देन इक्वल टू 64 मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। a हैज टू बी ग्रेटर देन 64, कुछ भी वैल्यू रखोगे 64 से बड़ा तो ये हमेशा अपना क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा। कहां गया, मान लो अगर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू gif ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो x है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, इसका कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी। सोच के बताइए। अगेन आपको ध्यान यही रखना है कि हमारा GIF कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आनंद गलत, सिद्धांत गलत है अभी। प्लीज थिंक गाइस, प्लीज थिंक। आपको ये फिगर आउट करना है कि ये कहां पे इंटीग्रल वैल्यू देगा, कहां पे इंटीग्रल वैल्यू देगा। वही पॉइंट्स होंगे जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट विल नॉट बी द सेम। तो आनंद ने दिया, आनंद देखो एक पॉइंट आपने जो लिखा है वो तो इधर लाई नहीं करेगा ना। निधि इनकम्प्लीट आंसर आधा, आनंद करेक्ट। नहीं नहीं राघवेंद्र, x बिलोंग्स टू ऑड बोलकर नहीं है। निधि करेक्ट, आदर्श गलत है। गाइस टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हो ना, कोई भी आंसर दे रहे हो, प्लीज चेक इट आउट कि वहां पे क्या आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही तो याद रखने के लिए कह रहा हूं कि कभी भी जब बॉक्स वाले क्वेश्चंस हो, जब GIF वाले क्वेश्चंस हो, तो वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, उसका लिमिट कहां एग्जिस्ट नहीं करता था, इंटीग्रल पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो डिसकंटिन्यूअस भी कहां पे होगा, इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। करेक्ट है शिवम? अब लॉजिकली अगर देखोगे गाइस तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप चाहते हो कि ये कहां पे इंटीजर हो, आप ये निकालना चाहते हो कहां पे इंटीजर होगा, तो इसके इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज क्या है, x ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसके इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज सिर्फ क्या हो सकते थे कि एक बार शायद 2 डिवाइडेड बाई 1 का फॉर्म बने, 2 डिवाइडेड बाई 1 का फॉर्म बने, तो वहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्म बने तो वहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप और आगे निकलते भी हो ना, अगर आप डिनोमिनेटर को बड़ा करोगे भी, तो उससे क्या होगा कि ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होने वाली है। न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना यार, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिनोमिनेटर। अब आप सोचो कि अगर आप ये वाला केस देखते हो, इस केस का मतलब क्या हुआ, that denominator is equal to 1, it means 1 plus x squared is equal to 1, and if 1 plus x squared is equal to 1, x square will be equal to 0, implies x is equal to 0। अच्छा, सेकेंड वाले केस की अगर बात करें, अगर हम डिनोमिनेटर 2 चाहते हैं तो 1 plus x should be equal to 2। now if 1 plus x is equal to 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, सॉरी x स्क्वायर था, x स्क्वायर की वैल्यू 1। अब गाइस आपको भी पता है कि x स्क्वायर 1 होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 चलेगी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, क्वेश्चन के हिसाब से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो यहां से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 उठाएंगे, x इज इक्वल टू 1 उठाएंगे, तो 1 और 0 ये दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी हर पॉइंट पे अपना फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 और कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन 0। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट पे चेक करोगे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम मिलेगा। 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे अगर आप फंक्शन की आउटपुट कैलकुलेट करोगे तो फंक्शन की आउटपुट आएगी 2। अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा,
0 से थोड़ा सा बड़ा तो आपका वो 2 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो वहां पे आपका जो GIF का वैल्यू निकल कर आएगा वो 1 निकलेगा। तो राइट हैंड लिमिट 1 आया। और अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि 0 से थोड़ा सा छोटा जा रहा है वैल्यू, तो माइनस समथिंग होगा। बट अगेन वहां पे आपको वैल्यू कितनी निकल कर आएगी लास्टली, माइनस, लेट्स से दिस इज माइनस 0.9, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे चेंज हो रहा है। यस, तो बेसिकली जब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो इस केस में, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप एक्चुअली में लिमिट कैलकुलेट करोगे, एक बार करो तो सब कोई, टेल मी, बताइए तो लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट एट x अप्रोचिंग 0 पे, सब कोई बताओ मेरे को क्या आ रहा है लिमिट एट x अप्रोचिंग 0 पे, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, बताओ। फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ना, तो माइनस 0.1 होता। अगर आप देखोगे, आप अपने मन में खाली ये रखो ना, माइनस 0.1 रखो, राइट हैंड लिमिट के लिए आप 0.1 रखो, क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि दोनों केस में सेम आएगा, माइनस 0.1 और 0.1 रख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, तो क्या आपको GIF का वैल्यू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, GIF का वैल्यू सेम मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, सेम मिल रहा है लेकिन कितना मिल रहा है, तो आप यू विल फाइंड आउट दैट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1 आएगी। ध्यान से देखो सब कोई, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ रही है, बिकॉज अगर हम 0.1 रख रहे हैं तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हो गया 1.001, 1.001 हो गया, 1.01 हो गया, सॉरी 1.01 हो गया, तो 1.01 जब 2 डिवाइडेड बाय 1.01 करोगे तो वैल्यू जो है 1 से छोटा आने वाला है, मतलब GIF का वैल्यू 1.9 1.8 ऐसा होगा, तो GIF का वैल्यू वहां पे 1 निकल कर आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, इवन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ गई। लेकिन अगर आप सीधा x की जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है, फंक्शन की आउटपुट आ रही है 2, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, लिमिट की वैल्यू आई 1 लेकिन फंक्शन की वैल्यू आई है 2, तो उस हिसाब से क्या बन गया, डिसकंटिन्यूअस बन गया। अब आप खुद सोचो क्या मेरे को ये सब चेक करने की जरूरत है, यू डोंट हैव टू चेक। अगर आपने सिर्फ इतना ध्यान रखा कि वो कहाँ पे इंटीग्रल, जहां जहां पे वो इंटीजर हो रहा है वो पॉइंट्स अगर आपने निकाल लिए तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो चेक करके बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा लिमिट सेम आया लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आया, तो इसीलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जब आपने ये कैलकुलेट किया था, जब आपने यहाँ से x की वैल्यू 0 निकाली तो ये आपके दिमाग में आया था, आई डोंट थिंक किसी ने ये सोचा भी था, राइट, सबको है ना। अब अगर वहां पे सिंपल x होता, मैं कह रहा हूँ कि मान लो वहां पे सिंपल x होता, वो जो x स्क्वायर दिख रहा है वहां सिंपल x होता, तो वहां पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आते, क्योंकि वहां पे x स्क्वायर था अभी, तो इसीलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन वो फिर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई। सो आई बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि आपको एकदम इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, यू जस्ट हैव टू चेक कि अपना फंक्शन किस किस पॉइंट पे इंटीजर होगा, वो पॉइंट्स पे आपको x की वैल्यू निकालने, वही डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स होंगे। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? एक और क्वेश्चन किया जाए, आई थिंक उसके बाद क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन किया जाए, मान लो कि मैंने fx दिया है GIF ऑफ log of x with base e। अब आप बताओ कि ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
n क्या होगा आनंद वहां पे? परफेक्ट। आदर्श सही है, सिद्धांत सही है। राघवेंद्र होल नंबर नहीं लिखोगे ना? निधि होल नंबर क्यों लिखोगी? गाइस आई थिंक सबसे पहले तो अपने को दिमाग में ये हिट होना चाहिए कि अंदर जो पार्ट है आप कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां जहां पे ये वैल्यू एक इंटीजर आएगा। इंटीजर मान लो कि वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर, ठीक है। बॉक्स के अंदर है log x विद बेस e, कि जहां जहां पे इंटीजर आएगा वहां पे आपके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हो जाएंगे अब, ठीक है। वहां पे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। निधि कह रही है सर e टू द पावर 0 1 होता है तो ln 1 0 और 0 भी तो इंटीजर ही होता है। एग्जैक्टली, बट होल नंबर नहीं, इंटीजर होना चाहिए ना वो। शिवम करेक्ट है। अब अगर हम यहाँ से log को रिमूव करते गाइस, क्योंकि हमें x निकालना है ना, तो log को रिमूव करोगे तो e कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा, बेस बन जाएगा, और जो राइट साइड में नंबर होता है वो e के पावर में आ जाएगा। तो दिस विल बी e x इज इक्वल टू e टू द पावर k, वेयर k बिलोंग्स टू z, इंटीजर है अपना। तो आपकी इंटीजर मतलब क्या? 0 1 2 -1 -2 सब चलेगा। तो e टू द पावर -1, e टू द पावर 0, e टू द पावर 1, इन सारे पॉइंट पे क्या होने वाला है? इन सारे पॉइंट पे अपना जो ये फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? अब सोच लो कि अगर आपने ये सब कुछ नहीं सोचा था, आप खुद ही देखो ना। अगर मैं आप लोगों को ये तो पता ही है, log ऑफ a टू द पावर m विद बेस a कितना होता है वैल्यू? log ऑफ a टू द पावर m विद बेस a कितना होता है वैल्यू? m होता है ना। वो बाहर चला गया पावर, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा log a विद बेस a, राइट। अब आप देखो कि अंदर अगर हम ऐसा वैल्यू डालेंगे जहां पे x के जगह पे हमने रखा क्या? x के जगह पे रखा e टू द पावर 1 और x के जगह पे रखा मान लीजिए e टू द पावर 1.5। तो जब आप x के जगह पे e टू द पावर 1 रखोगे तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? एक इंटीजर निकल कर आ रहा है, राइट। x के जगह पे अगर e टू द पावर 1.5 रखोगे तो क्या होगा? 1.5 आएगा। 1.5 अपना इंटीजर नहीं है, 1.5 इंटीजर नहीं, तो वहां पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। आपको डिसकंटिन्यूटी कहां पे मिलेगी? सिर्फ जहां पे फंक्शन बॉक्स के अंदर जो वैल्यू हो रही है वो इंटीजर हो रही है। तो कहां पे इंटीजर होगा? e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, इन सब जगहों पे, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ओके, लेट्स मूव टू नाउ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन शायद याद होगा या नहीं होगा। क्या होता था सिग्नम फंक्शन? कौन बताएगा? एनीवन? हाँ आनंद बताओ। सर सिग्नम x में अगर x ग्रेटर देन 0 होता था तो उसका वैल्यू 1 आ जाता था, अगर x लेस देन 0 तो -1 और x इक्वल टू 0 पे 0। एग्जैक्टली। तो इसका डेफिनेशन होता था कि ग्रेटर देन 1 पे ग्रेटर देन 0 पे आउटपुट 1, इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 और लेस देन 0 पे आउटपुट है -1। तो अब लॉजिकली अगर देखोगे तो आपको दिक्कत कहां पे होने वाली है? अगर आप यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको दिक्कत कहां पे होगी? हमको कंटिन्यूटी ये सब कहां पे चेक करना चाहिए? जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 0 पे चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में सोचना भी चाहिए था तो मुझे वहां सोचना चाहिए जहां पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, जैसे कि इस केस में 0 पे अपना डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे अच्छा 0 पे इट्स वेरी क्लियर गाइस कि अगर हम 0 पे फंक्शन का आउटपुट देखें, अब जैसे सिग्नम फंक्शन के लिए अगर हम LHL की बात करें,
सिग्नम फंक्शन के LHL की बात करेंगे तो LHL की वैल्यू हमेशा -1 आएगी, RHL की बात करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे f ऑफ 0 तो फंक्शन की वैल्यू आने वाली है 0। तो हमारा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अपना फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि वी नो दैट fx इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो इन जनरल कि सिग्नम फंक्शन x के जगह पे, अंदर x के जगह पे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ gx, अब वो साइन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी, तो वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा गाइस? जब वो सिग्नम के अंदर जो आर्गुमेंट गया है वो जब आर्गुमेंट इक्वल टू 0 होगा। जैसे अभी हमने GIF वाला देखा था ना कि अपना GIF वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब बॉक्स के अंदर हमारी वैल्यूज इंटीजर होती है। तो ये सिमिलरली सिग्नम फंक्शन के केस में क्या होगा, जब अंदर जो इनपुट जा रहा है अगर वो इनपुट 0 जा रहा है तो उसमें अपना फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। तो आप वहां पे चाहे आप सिंपल x रखो, चाहे आपने ऐसा फंक्शन रखा है जो 0 हो रहा, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले सिग्नम फंक्शन वाला, आपको क्या करना है, आपको हमेशा अंदर वाले पार्ट, डिसकंटिन्यूटी जब भी निकालनी होगी आप अंदर वाले पार्ट को देखिएगा 0 कहां पे हो रहा है, वही पॉइंट होंगे जहां पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिलने वाला है। गेटिंग दिस आइडिया? सिंपल से 3 क्वेश्चन रखे हुए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नम ऑफ x³ - x। अब अगर अपन को देखना है कि x³ - x ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो हमको बस इतना देखना है कि x³ - x 0 कब होगा। तो यहाँ पे अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में x² - 1 आएगा। अब x² - 1 को हम x + 1 × x - 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें x की कितनी वैल्यूज मिल गई? फाइनली हमको x की 3 वैल्यूज मिल गए, एक 0, एक 1 और एक -1। तो अगर हम ये 3 पॉइंट रखते हैं गाइस, इन 3 पॉइंट पे क्या होगा, अंदर का जो आर्गुमेंट है वो 0 बन जाएगा। तो इन 3 पॉइंट पे हमारा फंक्शन उस टाइम पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी जगहों पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी से अगले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। आनंद π/6 होगा या π/3 होगा? शिवम आप खाली एक पॉइंट बता रहे हो। शिवम हम आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आ गए, हमको जनरल सॉल्यूशन बताना होता है। जनरल सॉल्यूशन बताना होगा गाइस। अब देखो आई थिंक एक जगह पे जहां पे आप सबको ही फील कर पा रहे हो कि जहां पे आपको दिक्कत हो रही है वो किस पे, टू राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो आप इसको घर जाके एक बार वापस से रिवाइज करो। यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे टारगेट होगा 2 cos x - 1, अंदर का जो पार्ट है 2 cos x - 1 वो 0 कहां पे हो रहा है। तो यहाँ से 2 cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 cos x की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से cos x कितना आ जाएगा, cos x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब cos x का वैल्यू 1/2 कहां पे होता है, cos x का वैल्यू 1/2 कहां पे होता है। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर्स एज 2n π। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना पॉजिटिव होता है, तो 2n π ± थीटा होता है गाइस, ठीक है। तो प्लस माइनस, अच्छा ये कितना, ये अपना फर्स्ट एंगल 0 से पाई के बीच में हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये हो जाएगा कितना π/6, नहीं π/3 ना, हाँ यार सॉरी आई थिंक आनंद ने सही लिखा था तब तो, अच्छा नहीं आपने π/6 लिखा था, π/3 होगा यहाँ पे। तो 2n π ± π/3 ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन पॉइंट्स पे अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। थर्ड वाला सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। आकाश तुम्हारा तो क्या कहते हैं एकदम गायब ही पड़े हुए हो, एक आंसर नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या करते हो आकाश तुम। आकाश, आशीष एंड रवि क्लास में प्रेजेंट रहते हो, बस अटेंडेंस के लिए ऐसा लगता है। एक सवाल नहीं पूछ, आकाश ने तो चलो आज बहुत टाइम बाद सवाल पूछा है। आशीष या नागवेंद्र ना ही कोई सवाल पूछते हो ना ही कोई जवाब देते हो, करते क्या हो आखिर। आदर्श सही है, निधि गलत,
आनंद गलत है यार, कंटिन्यूअस एवरीवेयर कैसे? अंदर वाला पार्ट 0 कब होगा? पॉइंट नहीं पता चल रहा है क्या? शिवम गड़बड़ की हो तुम भी? ये देखो आकाश को बोलने के बाद आंसर दिया। डी नेगेटिव कह रहे हो? कैसे डी नेगेटिव है? ओके, बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है यार, सही है। मैं माइनस समझ के मैं देख रहा हूँ कि 3 और -1। अरे आदर्श तुम्हारा आंसर गलत है फिर तो। आकाश गलत है, क्योंकि ये तो डी नेगेटिव है ना, डी नेगेटिव है यहाँ पे। हाँ ठीक है यार, डी मतलब यहाँ पे अगर हम डी कैलकुलेट करते हैं तो डी विल बी माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 3 × 1, तो कितना हो गया? 4 - 12 -8। तो जब डी नेगेटिव होता है गाइज, तो अपना जो अंदर का जो पार्ट होगा, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, वो या तो हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है। और वो किससे डिसाइड होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब वो जो हमारा एक्सप्रेशन है x² - 2x + 3, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड इफ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो अपना वो फंक्शन क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूअस होगा। हमारा जो फंक्शन होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। सर यस सर मिड टर्म स्प्लिट से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? गलत निकाले भाई। चलो बताओ सर, तो क्या किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? सर x² - 2x + 3 यही ना? हाँ, तो आपने ये कर दिया ना। चलो अब कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या आया? x - 3, और यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? 1, ब्रैकेट में क्या आया? x + 3। क्या दिख रहा है? हाँ समझ सर, ओरली किए थे ना। हाँ, वेरी गुड, पता चल गया ओरली नहीं करना है और यस चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत लोगों के आंसर्स आए हैं अभी 130। मोस्ट प्रोबेबली शिवम, एक बार चेक करता हूँ। आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। राघवेंद्र, योर आंसर इज करेक्ट। निधि, आई थिंक हाँ आप लोग के हाँ। आदर्श ने लिखा है r एक्सेप्ट -2 sin x। पकड़ के पिटाई होगी। अबे x की वैल्यू बताओ, साइन वगैरह बता रहे हो, डोमेन में कभी sin x वगैरह ये सब बताते आनंद राज, x की वैल्यू बताओ। x क्या वहां पे sin x को देखो ना फिर। आशीष गलत है। देखिए अंदर क्या है हमारे पास? 2 sin x + a,
इसको इक्वल टू 0 करना है, 2 sin x प्लस a को इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। सो यहां से 2 sin x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, माइनस a आ जाएगा, ठीक है। और यहां से sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस a/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 sin x का वैल्यू इधर माइनस a दिखा, फिर sin x की वैल्यू माइनस a/2 हो गई, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो, देखो लिखा हुआ है ना, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये सब नॉट इक्वल होना चाहिए था, मतलब sin x का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस a/2 होना चाहिए था, राइट, है कि नहीं। sin x का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 होना चाहिए था। अब ये वैल्यू कितनी होगी, बताओ, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ। अब अल्टीमेटली अपना sin x का जो रेंज है, sin x अपना -1 से 1 के बीच में रहता है, तो माइनस a/2 का जो एक्सप्रेशन है, या तो उसको 2 से बड़ा रखो, सॉरी मतलब कहने के लिए फिर उस हिसाब से माइनस a/2 जो है, या तो उसको हम लोग 1 से बड़ा रखें, या फिर माइनस a/2 को क्या करें, -1 से छोटा रखें, ये लॉजिक चलना चाहिए ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से a लेस देन -2 मिल जाएगा, और यहां से a ग्रेटर देन 2 मिल जाएगा। तो एक जगह से मिल रहा है a ग्रेटर देन 2, एक जगह से मिल रहा है a लेस देन -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने अगर इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करोगे तो हो सकता था r एक्सेप्ट -2 से 2 किया होगा, r एक्सेप्ट -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो दिस कैन आल्सो बी द आंसर, गेटिंग दिस। तो a का वैल्यू -2 से 2 के बीच को छोड़कर कुछ भी उठाइए, आपको वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस मिलेगा। I hope this is clear to everyone now, ठीक है। सो नाउ देखिए, अब दो तीन चीजें हैं गाइस। यस सर, निधि, जो सेकंड वाला केस है सर, वहां से भी तो a लेस देन 2 आ रहा है सर, दोनों कैसे? तरफ माइनस है तो साइन चेंज ये नहीं देखो, ना हो। जब माइनस, ऐसा नहीं है निधि, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर रही हो तो साइन तो हमेशा सर पलटेगा। साइन चेंज हुआ सर, तो दोनों तरफ लेकिन करेंगे तो एक बार किए तो चेंज हुआ, फिर सेकंड टाइम चेंज तो वही साइन रह जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब है सर, दोनों तरफ माइनस है तो कैसे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 एक पॉजिटिव नंबर था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन पलटा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे -a ग्रेटर देन 2 था। अब -1 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये a बन गया, और ये -2 बन गया, और साइन पलट गया। यहाँ पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को, तो -a लेस देन -2 आया। अब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यस सर, समझ गया। कहाँ पे डाउट हो रहा है बताओ। सर वो हम यही सर कि दोनों तरफ माइनस है तो नेगेटिव कैंसिल करती है। अच्छा, तो एक बात बताओ, -3 अपना ग्रेटर देन -2 होता है कि नहीं। अगर माइनस काट दिए दोनों जगह से तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सुनो दो तीन चीजें। पहला, होमवर्क क्या होगा, कंटिन्यूटी गाइस, ट्रस्ट मी, टॉपिक इज ओवर। इसके अलावा इवन इंटरमीडिएट वाला क्या है कि ऑलमोस्ट हर बुक में वो रहता है, मुझे एज सच कुछ उसका यूज नहीं दिखा है, ठीक है। स्टिल मैंने देखा कि चलो ये हर जगह दिख रहा है, एंड चांसेस है कि शायद कुछ पूछ दिया जाए या इसका कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज हो सकता है, तो इसलिए उसको एक्सप्लेन किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज दिस सिग्नम फंक्शन इन ये। नाउ द टॉपिक इज ओवर, आई विल शेयर द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ 40-50 क्वेश्चन होंगे और आपको 4-5 दिन का टाइम मिलेगा। स्टार्ट सॉल्विंग। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, लिमिट्स का अगर कुछ बचा हुआ है तो आप एक बार इन्फॉर्म करना, ठीक है। कल के दिन में मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज कल मेरी 8 घंटे क्लासेस थी, ठीक है। उसके बाद मेरे में हिम्मत कुछ नहीं बची थी, 8 घंटे क्लासेस, फिर आई वाज आउट। आज थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, आज सिर्फ इसके अलावा और 2 क्लासेस बची हुई हैं अभी शाम को, तो कुछ होगा तो बताइएगा, ठीक है।
एंड वी माइट प्लान समथिंग एक्स्ट्रा फॉर लिमिट्स अगर जरूरत है। वैसे मेरे को किसी ने ग्रुप पे पूछा था तो मैंने सॉल्यूशन फाइल दे दिया है। स्टिल अगर दिक्कत है तो बताइएगा। एंड कंटिन्यूटी वाला हम इमीडिएट नहीं रखेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप उसको कुछ टाइम 4-5 दिन लो, उसके बाद हम उसका डिस्कशन प्लान करेंगे। बट मेरी कोशिश यही होगी कि डिस्कशन जो हो वो अगले 7-8 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए कंटिन्यूटी का, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा लंबा जा सकता है। अब गाइस होगा क्या टारगेट, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी में अगेन लिमिट्स कैलकुलेशन है, थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आशीष पूछ रहा है कि सर चेन रूल डिफरेंशिएबिलिटी में ही होगा। आशीष, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी स्टडी हम डिफरेंशिएबिलिटी में करते हैं। फिर आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब आएगा तो उधर हम चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। आनंद कह रहे हैं कंटिन्यूटी सबसे छोटा चैप्टर है। नहीं आनंद, छोटा नहीं है ना, क्योंकि लिमिट्स कहीं ना कहीं लिमिट्स का बहुत अच्छा खासा वाइड यूज हो रहा है यहाँ पे। सबसे छोटे चैप्टर तो मैथमेटिकल रीजनिंग और वो सब रहेंगे। आनंद कुमार क्या सर संडे को ब्रेक लिए थे? संडे को ब्रेक मतलब संडे ऑफ होता है यार, लेकिन आई वाज लाइक लास्ट वीक आई हैड समवेयर 35-36 आवर्स ऑफ क्लासेस। आप सोचो कि आप लोग कितने घंटे क्लास करते हो। जनरली 2 ही क्लास होती है ना, कभी कभार 3 क्लास होती है। तो आप नंबर ऑफ आवर्स अपने देख लो। मेरे इस हफ्ते ऑन पेपर 43 आवर्स ऑफ क्लासेस है। तो 6 दिन में अगर आप 43 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना निकल जा रहा है, 7 घंटे का एवरेज निकल जा रहा है, राइट। और ऑफलाइन होने से भी क्या होता है कि आराम होता है। ऑनलाइन में इट्स लाइक कि छोटा मोटा पीपीटी भी बनाना है, तो अगर मेरी मान लो जैसे 28 क्लासेस है, 27 क्लासेस, तो 27 क्लासेस के लिए अगर मैं हाफ एन आवर भी देता हूँ सिर्फ पीपीटी बनाने में, तो मैं 13 to 14 आवर्स वीक में खाली पीपीटी में दे रहा हूँ। और यही ऑफलाइन होगा तो ये सब नहीं जाएगा। सिद्धांत पूछ रहा ऑफलाइन कब खुलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सिद्धांत हमें जो लग रहा है जुलाई से शुरू कर देंगे। वी आर वेटिंग फॉर थोड़ा सा चहल पहल देखे, थोड़े कुछ कोचिंग्स वगैरह खुले तो हम लोग खोल देंगे। सिद्धांत पूछे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होगा? नहीं, मतलब देखो डिफरेंशिएबिलिटी में अगेन लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब लिमिट में डिफरेंशिएशन कहाँ आता है? एलएच रूल में आता है ना, एलएच रूल। तो किसी क्वेश्चन में अगर एलएच रूल लग रहा है तो वहां पे डिफरेंशिएशन यूज हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन यूज होगा तो प्रोडक्ट रूल हो या फिर चेन रूल हो यूज हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ क्या कहते हैं, आप लोग अगर डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार गो थ्रू करना चाहते हो तो मैंने A1 सेक्शन में डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया है। 3 क्लासेस भी हो चुकी है। इनफैक्ट 1 क्लास या और 1.5 क्लास के अंदर वहां पे डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उनको पढ़ा दिया है। तो चेन रूल कवर हो गया है। चेन रूल के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस भी हो गए, बट हाँ मैंने जो क्वेश्चन रखे थे वहां पे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन रखे। यहाँ पे अपना ऑब्वियसली हम लेवल को हाई रखेंगे, ठीक है। बट हाँ बेसिक्स के लिए इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस एज वेल। अपलोडेड है, वही चैनल है अवंती क्रैक्ड क्लास 12 पे ही है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन लेक्चर 1 में आधा डिफरेंशिएबिलिटी था पिछले क्लास का, और उसके बाद तो वीडियो के बीच से लेक्चर 1 में शुरू हुआ है। लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। आद्या पूछे चेन रूल किस लेक्चर में है A1 का? आद्या फर्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट लेक्चर के लास्ट 15-20 मिनट देखिएगा, और अगला लेक्चर अगले लेक्चर का लगभग 30-40 मिनट फिर चेन रूल पे ही गया है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चंस? A1 का डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया सिद्धांत। A1 का डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हुआ, दो क्लासेस 3 क्लासेस हो चुके हैं। आई थिंक लास्ट वीक मंडे ट्यूसडे को उनका डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हुआ था। गाइस आप लोग अपनी स्पीड को A1 से कंपेयर ना करो, बिकॉज अब उनका लिमिट्स में आप सोचो कि लिमिट्स में हमने एल्जेब्रिक, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्ड लिमिट, वहां तो वो पीपीटी मैंने यहाँ पे भी वही रन की, लेकिन फिर यहाँ पे हमने लिमिट्स में कितनी चीजें की है, 1 पावर इंफिनिटी, एलएच रूल, ये वो हैन तेन, फिर क्वेश्चंस वगैरह के डिस्कशन, तो थोड़ा मोड़ा पेस ऊपर नीचे हो सकता है। अब पेस को बैलेंस करने के लिए आपके बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस भी तो लगती ही हैं, ठीक है। अब जैसे सैटरडे, ट्रस्ट मी बोर्ड्स वालों को एक भी एक्स्ट्रा क्लास अभी तक नहीं लगा हुआ है। अदर्स दे आर नॉट गोइंग टू फास्ट,
क्लासेस ही प्रॉपर है ना, वहां पे वी आर टेकिंग द क्लास ओनली टू बोर्ड्स लेवल, तो मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लेवल से ऊपर जाता ही नहीं हूं, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग फास्ट, दे आर गोइंग ऑन ट्रैक, बिकॉज अगर मैं इस स्पीड से भी लेके जाता हूं तो जो मेरा प्लानर बना हुआ है आपके बैच के लिए और उसके बैच के लिए, तो वो लोगों का मैं तब भी नवंबर में जाके सिलेबस खत्म करूंगा। एंड आपको भी पता है कि अक्टूबर नवंबर में दिवाली और छठ पूजा वगैरह की खूब सारी छुट्टी हो जाएंगी, तो वो शायद दिसंबर तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। आई विल शेयर द शीट कंटेनिंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मुझसे बात करें, ठीक है। स्लाइड तो अभी अपलोड कर दूंगा आनंद, उस दिन आई थिंक आप लोगों का क्लास लेने के बाद जो लैपटॉप मैंने वो किया और थोड़ा सा मूवीज वगैरह देखा, फिर आई थिंक हॉटस्टार देखते देखते ही मैं वैसे ही सो गया था, खाना वाना भी नहीं खाया था, ठीक है। नेक्स्ट डे कल सुबह खोला हूं मैं 10-11 बजे लैपटॉप, सॉरी परसों संडे के दिन। चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन, होमवर्क आपको बता दिया हूं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप, बाय बाय।